जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करते हैं कि न्यायपालिका की संरचना कैसे है, न्यायपालिका की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, स्वतंत्र न्यायपालिका हमें क्यों चाहिए, उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या है इसके बारे में बताएंगे, उच्च न्यायालय की शक्ति क्या है इसके बारे में बताएंगे, जिला न्यायालय की शक्ति क्या है इसके बारे में बताएंगे, अधीनस्थ न्यायालय की शक्ति क्या है इसके बारे में बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं, सभी आर्टिकल के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं कि न्यायपालिका की संरचना कैसी है। न्यायपालिका की संरचना। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण कर सकता है। उच्च न्यायालय, यह प्यारा सा हमारा उच्च न्यायालय। इसके बाद आता है जिला अदालत। जिला अदालत में जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। सबसे निचले स्तर पर आता है अधीनस्थ न्यायालय। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। अब हम जानते हैं कि हमें न्यायालय की आवश्यकता क्यों पड़ी। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्तियों या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। अब बात आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता की या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद भी देख लेते हैं। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन के बारे में बताया गया है। 124A में
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC। 124B में आयोग के कार्य बताए गए हैं। 124C में संसद की कानून बनाने की शक्ति। 125 न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि। 126 अनुच्छेद नंबर 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में बताई गई है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का आसन। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131A में बताया गया है केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार जो कि निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 132 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील के मामले में अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीली क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134A में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 135 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग। अनुच्छेद 136 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश। अनुच्छेद 137 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 138 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तारित करना। अनुच्छेद 139 में बताया गया है कि कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 139A में बताया गया है कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 140 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 141 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 142 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का परिवर्तन कराना। अनुच्छेद 143 में बताया है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति। अनुच्छेद 144 में बताया गया है कि सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का उच्चतम न्यायालय का सहायक होना। अनुच्छेद 144A में बताया गया है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़े प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान जो कि निरस्त हो गए हैं। अनुच्छेद 145 में बताया है कि न्यायालय के नियम इत्यादि। और अनुच्छेद 146 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारी तथा सेवक एवं व्यय इत्यादि। अनुच्छेद 147 में इसकी व्याख्या की गई है उच्चतम न्यायालय की। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल आए सभी के बारे में हमने बताया।